Hello everyone, welcome to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं. तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत हमने कवर कर लिए थे. तो आज हम वैदिक कार्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. आज इसे कॉन्सेप्ट पे समझ लेते हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर शायद हो सकता है कि मैं थोड़ी देर के बाद में अपलोड कर दूं. उसके अंदर हम मैप पर अच्छे से जितनी जगह आएगी उन जगह के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे. अगर मैं इसी के अंदर वो करवा दूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग लगने लगेगा. तो इसीलिए उसे अलग से देख लीजिएगा आराम से. और इस वीडियो की अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो मैंने पिन कमेंट के अंदर इसका लिंक छोड़ दिया टेलीग्राम का. तो आप वहाँ से इस वीडियो की फाइल ले सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार. भूगोलिक विस्तार यानी जो वैदिक आर्य थे वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे, वो कहाँ कहाँ तक उनका एरिया उन्होंने कवर कर रखा था, किस एरिया में वो रहते थे. ठीक है, उनकी संस्कृति कहाँ तक पहुँच चुकी थी उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, वैदिक काल के भूगोलिक विस्तार और बस्तियों की स्थापना के संबंध में मूल रूप से हमें वैदिक साहित्य पर निर्भर रहना पड़ता है. देखिए, अगर हमें वैदिक काल के भूगोलिक विस्तार और उसकी बस्तियों की स्थापना के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? वैदिक साहित्य पर निर्भर रहना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि जो हमें पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है उसके अंदर प्रमाणिकता का अभाव है. ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां हैं. ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत पिछले कुछ दशकों से, दशक होते 10 वर्षों का टाइम, पिछले कुछ दशकों से कई पर्वतीय हड़प्पा जो स्थल है वो कहाँ आ रहे हैं? प्रकाश में आ रहे हैं. ठीक है, पर्वतीय हड़प्पा स्थल वही होते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में संस्कृतियां पनपी है उसे बोल रहे हैं पर्वतीय हड़प्पा स्थल. ठीक है, क्या कर रहे हैं कि हड़प्पा स्थलों के जो प्रकाश में आए हैं उन स्थलों का अध्ययन करके, उन स्थलों के अध्ययन के आधार पर आरंभिक कार्यों की गतिविधि, जो आर्य सबसे पहले आए थे उन्होंने क्या गतिविधियां की, हम कहाँ से जानने की कोशिश कर रहे हैं? पर्वतीय हड़प्पा स्थलों से जानने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, हमने क्या किया, हमें जानकारी चाहिए कि जो आरंभ में आर्य आए कहाँ से आए, उन्होंने क्या गतिविधियां की. तो हमने कोशिश की कि हमें शायद इसके बारे में जानकारी पर्वतीय हड़प्पा स्थल से मिल जाए. क्यों? क्योंकि इस स्थल के बाद में ही आर्यों की क्या हुई थी? हाँ, आगमन हुआ था आर्यों का. ठीक है, तो वही कह रहे हैं, इसीलिए इसकी जानकारी के लिए पर्वतीय हड़प्पा स्थलों पर ये अध्ययन करने लग गए. लेकिन इससे हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि इस काल में जो पुरातात्विक अवशेष है वो आंशिक रूप से वैदिक साहित्य द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं. कहने का क्या मतलब है? देखिए कि जो हमें सफलता नहीं मिली क्योंकि जो पुरातात्विक अवशेष थे वो वैदिक साहित्य में जो कुछ लिखा हुआ है ना उसी को बता रहे हैं. ठीक है, वैदिक साहित्य में क्या लिखा हुआ है कि ये लोग कांसे और तांबे का यूज़ करते थे, है ना, लोहे का यूज़ करते नहीं थे. जो वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है वही पुरातात्विक अवशेष में हमें मिल रहा है. तो सेम ही चीज़ें मिल रही है. इस प्रकार साहित्य साक्ष्य के द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा नहीं की जा सकती. ठीक है, तो हमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे. लेकिन जो ज़्यादा जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलेगी? साहित्य से मिलेगी. और वैदिक साहित्य हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. किस लिए? आर्यों के भौगोलिक विस्तार को जानने के लिए. आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा. वैदिक आर्यों के आगमन के काल में उत्तर पश्चिम में कई संस्कृतियां प्रचलन में थी. देखिए, जब वैदिक आर्य जब आए थे, ठीक है, मतलब जो आरंभिक आर्य थे, सबसे स्टार्टिंग में जो आर्य आए थे उस वक्त उत्तर पश्चिम में, तो हमारा ये भारत है प्यारा. ठीक है, एक मिनट, बना नहीं. ठीक है, ये जो उत्तर है और ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम के अंदर कई संस्कृतियां पनप रही थी. तो वो संस्कृतियां कौन सी थी? हड़प्पाई संस्कृति, पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति. ठीक है, महापाषाण कालीन संस्कृतियां काफ़ी पनप रही थी जिस वक्त वैदिक आर्य आए थे. ठीक है, इनकी पहचान किससे की गई? इन संस्कृतियों की पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति के रूप में की गई थी. वैदिक आर्य जो थे वो अश्व चालित रथ का प्रयोग करते थे. अश्व यानी घोड़े का. ठीक है, जो वैदिक आर्य थे ये अपने सब जानते ही हैं. ठीक है, तो ये जो वैदिक आर्य थे ये अश्व चालित रथ का प्रयोग करते थे. उनके रथ के जो पहिए थे वो भी विशेष रूप से निर्मित किए हुए थे. फिर वैदिक आर्यों का संबंध हम किससे करते हैं? इनको जोड़ा जाता है चित्रित धूसर मृद मांडों से. ठीक है,
वैदिक आर्यों का संबंध चित्रित दूसर मृद भांडों से किया जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है बात कि वैदिक आर्य चित्रित दूसर मृद भांडों का यूज़ करते थे, ठीक है, क्योंकि चित्रित दूसर जो मृद भांड है वो स्थल में कहाँ मिल रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है। लेकिन नागर, कटपालन, ददेरी और भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक स्थल से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। अब ये देखिए, वैदिक आर्य है, जब तक वैदिक आर्य आए हैं, वैदिक है तो वैदिक साहित्य के अंदर तो लोहे की कोई क्या नहीं मिल रही है ना, लोहे की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो और यहाँ से नागर, कटपालन, ददेरी और भगवानपुरा से भी हमें लोहे के साक्ष्य नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, ये जगह ऋग वैदिक काल से संबंधित जगह है, इसीलिए जो ओके, तो ये पॉइंट समझ आ गया कि नागर, कटपालन, ददेरी और भगवानपुरा से प्राप्त जो पुरातात्विक स्थल है वो वहाँ से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि विद्वानों ने इन स्थलों का संबंध किससे कर दिया, ऋग वैदिक काल से जोड़ दिया, यानी कि ऋग वैदिक काल के लोग लोहे का यूज नहीं करते थे। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांत में, उत्तर पश्चिम सीमा में स्वात घाटी जो पाकिस्तान में है, ठीक है, स्वात घाटी बलूचिस्तान के पिराक से, स्वात घाटी से यानी पश्चिम की सीमा में, उत्तर पश्चिम की सीमा, ठीक है ना, ये उत्तर और ये पश्चिम, इस सीमा के अंदर, ठीक है, यहाँ पर स्वात घाटी और बलूचिस्तान के पिराक से ऋग वैदिक काल के पुरातात्विक प्राप्त करने का दावा किया गया है। मतलब कि यहाँ से ऋग वैदिक काल से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं, यानी यहाँ से तांबा और कांसे के साक्ष्य मिले हैं, लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन ऋग वैदिक काल के जो भौगोलिक प्रसार की जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। अकेले हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ तक जो वैदिक आर्य थे यहाँ तक वो जा चुके थे, लेकिन हमें क्लियरिटी के लिए ऋग्वेद पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है, हाँ, वैदिक काल से। तो आई होप ये समझ आ गया। तो ऋग्वेद की बात हो रही है, ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में उत्तर भारत आप जानते हैं ना, ऊपर वाला भाग कश्मीर वाला है ना, उत्तर प्रदेश वाला। तो ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का जिक्र है, ठीक है, उत्तर वेद में 42 नदियों का जिक्र है, जिसके अंदर से 19 को हम अच्छे से जानते हैं। और कुछ नदियां जैसे हम बता रहे हैं अफगानिस्तान से लेकर यमुना तक फैली हुई थी। ये नदियां 42 नदियों का जिक्र है, 19 में से हम जानते हैं, 19 इनमें से हमें 19 के बारे में पता है। तो ये 19 नदियां जो है वो अफगानिस्तान से लेकर यमुना तक फैली हुई थी। तो कैसे, अफगानिस्तान में कौन कौन सी थी, कुंभा यानी आज की काबुल, सुवास्तु यानी स्वात, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल, ठीक है। ये 4 नदियां किसकी है, अफगानिस्तान की है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुंभा, काबुल, नाम याद रहेगा, ये सेम ही है, कुंभा, काबुल, सुवास्तु, स्वात, ठीक है, क्रुमु, कुर्रम और गोमती, गोमल, ये सारी नदियां किसकी है, अफगानिस्तान की नदियां हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंधु तथा पूर्व में इसकी 5 सहायक नदियों के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिल रही है ऋग्वेद से। तो सिंधु नदी की पता चल रहा है, और 5 सहायक नदियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आज झेलम चिनाब कहते हैं हम, पहले ऐसे नहीं कहते थे। झेलम यानी वित्सता, ठीक है, झेलम को क्या कह रहे हैं, वित्सता। असिकनी को बोल रहे हैं चिनाब, परुष्णी को कह रहे हैं रावी, विपाशा को कह रहे हैं व्यास, और शतुद्रु को कह रहे हैं सतलज। तो ये लर्न करने की वैसे एक ट्रिक है, आपको अगर समझ आए तो दी बेस्ट होगी। वित्सता यानी वित्त यानी पैसे, सता यानी सताना। तो वित्त के सताए हुए, पैसों के सताए हुए हम परेशानियां झेल रहे हैं। वित्त के सताए हुए हम क्या झेल रहे हैं, परेशानियां। तो वित्त सता यानी झेल यानी झेलम। आई होप ये याद हो गया होगा। वित्त के सताए हुए हम परेशानियां झेल रहे हैं, वित्त सता झेलम। असिकनी, 80 कनी, तो कनी आप एक बार इग्नोर कर दीजिए। 80 तोले की क्या है, चेन है, 80 तोले की क्या है, चेन। 80 चेनाब, असिकनी यानी चेनाब। आई होप ये याद रहेगा, 80 तोले की चैन, 80 यानी चैन, तो असिकनी यानी चेनाब। आप आई होप ये याद रहेगा। तो परुष्णी, ये तो बिल्कुल ही याद रहेगा,
पुरुष जो रावी है यानी रवि है जो वो क्या है, पुरुष है, तो याद रहेगा परुषणी यानी रावी। विपाशा तो विपाशा बसु नहीं है, विपाशा व्यास है, विपाशा वसु नहीं है, विपाशा व्यास है। तो आई होप ये पॉइंट याद रहेगा ना, ठीक है। ये 4 तो याद हो ही गई। वितस्ता झेलम, असिकनी चेनाब, परुषणी रावी, विपाशा व्यास और शतुद्रु एक याद कर लेना आप शतुद्रु सतलज को बोलते हैं, शतुद्रु एक ही रह गई है हमारी। सतलज का जिक्र कहाँ मिल रहा है, ऋग्वेद से मिल रहा है। इससे सिद्ध क्या होता है कि जो वैदिक आर्य है वो कहाँ तक फैले हुए थे, हाँ जी, अफगानिस्तान और पंजाब में भी फैले हुए थे। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण नदियों में किसकी बात और हो रही है, सरस्वती की, दृष्टद्वप्ती, अपाया नदी का जिक्र मिलता है। ये नदियाँ कहाँ से निकल रही है, राजस्थान से, सरस्वती, घग्गर नदी है ना, दृष्टद्वप्ती और अपाया नदी, ये नदियाँ राजस्थान से निकलती है। सरस्वती की पहचान घग्गर नदी से की जाती है, जो सरस्वती की पहचान है वो घग्गर नदी से की जाती है, लेकिन मतलब इसकी प्रमाणिकता स्पष्ट नहीं है कि ये पक्का नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो चुकी है। ओके, यद्यपि इसकी प्रमाणिकता स्पष्ट नहीं है। अपाया नदी थानेश्वर के पास में है, इसकी लोकेशन आप सबकी देख लेंगे। उसी प्रकार ऋग्वेद में मरुवृद्ध की चर्चा की गई है, मरुवृद्ध की चर्चा की गई है। ये जो मरुवृद्ध है ये मरुस्थल में ना बहकर ये बर्फ के मरुस्थल में बह रही है, बर्फ का मरुस्थल कश्मीर में बह रही है, ठीक है। तो मरुवृद्ध नदी जो है, ठीक है, मरुवृद्ध नदी ये मरुस्थल में ना बहकर, कौन से मरुस्थल में, मिट्टी वाले मरुस्थल में, रेत के मरुस्थल में ना बहकर बर्फ के मरुस्थल यानी कश्मीर में बहती है। इसके अलावा मुंजवंत पर्वत की चर्चा ये सिद्ध करती है कि देखिए मरुवृद्ध नदी से तो पता चल रहा है कि कश्मीर में है, लेकिन उसके अलावा मुंजवंत जो पर्वत है उससे भी पता चलता है कि वैदिक आर्य कश्मीर में भी फैले हुए थे। आई होप ये याद रहेगा आपको। तो उत्तर पश्चिम के अंदर पाकिस्तान वाली बात हो गई थी, ठीक है, और सिंध नदी से और उसकी सहायक नदियों से हमें पता चल रहा है कि ये उत्तर के पश्चिम क्षेत्रों में फैले हुए थे। उसके अलावा कश्मीर में होने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं, मुंजवंत पर्वत से और मरुवृद्ध नदी की चर्चा से हमें पता चल रहा है कि जो ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो कहाँ पर थे, कश्मीर में भी फैले हुए थे, ठीक है। तो फिर ऋग्वेद में यमुना की चर्चा 3 बार हो रही है, तो यमुना से वो परिचित थे, तो यमुना के पास में रह रहे थे। गंगा की चर्चा भी 1 बार हुई है, साथ ही गंगा से पूर्व किसी दूसरी नदी का जिक्र नहीं हुआ है। गंगा से पूर्व, गंगा जैसे ये गंगा बह रही है तो गंगा के पूर्व में जो नदियां हैं उसका कोई जिक्र नहीं है, यानी यहाँ तक ही वो फैले हुए थे। याद रहेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्तर वैदिक ग्रंथों से पूर्व की ओर आर्यों के बढ़ने के प्रमाण मिलते हैं। देखो लेकिन कोई नदी तो नहीं है पूर्व की, लेकिन कुछ प्रमाण हमें मिले जहाँ ऋग्वेद में यमुना और गंगा नदी के क्षेत्रों को वैदिक आर्यों की दक्षिणी सीमा बताई जाती है कि ये दक्षिणी सीमा थी। कहते हैं कि वैदिक आर्यों की दक्षिणी सीमा क्या थी, गंगा यमुना दोआब, ठीक है ना, दक्षिणी सीमा है। वहीं उत्तर वैदिक ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को मध्य देश स्वीकार किया गया है। किसको, गंगा नदी और यमुना को मध्य देश कहा गया है। ऊपरी द्वाब के उत्तरी भाग में कुरु जनपद का विकास हुआ, ठीक है। जो ऊपरी द्वाब था, ये जो गंगा यमुना का द्वाब है, वहाँ पर आगे चलकर कुरु जनपद का विकास हुआ था। ऊपरी द्वाब के मध्य, देखिए गंगा यमुना के द्वाब के उत्तरी भाग में तो कुरु जनपद का विकास हुआ, ठीक है, और लेकिन मध्य के अंदर पांचाल राज्य स्थापित हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा गंगा यमुना दोआब है, ठीक है, इसके उत्तरी भाग में तो बन गया कुरु जनपद, ठीक है, और इसके मध्य में क्या बन गया, पांचाल, ठीक है, पांचाल बन गया, ठीक है। इस काल में राज्य जन आधारित नहीं थे, ठीक है, जन आधारित नहीं थे, क्षेत्र आधारित थे। ओके, बड़े राज्यों में बढ़ने के साथ ही हमें आर्यों के राजनीतिक और सांस्कृतिक आधिपत्य के फैलाव पूर्व से दक्षिण में मिलता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि बड़े राज्यों में बढ़ने के साथ ही, जैसे जैसे हम बड़े राज्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें आर्यों के राजनीतिक और जो आर्यों के सांस्कृतिक आधिपत्य था कि वहाँ उनका कहाँ कहाँ तक सिस्टम चल रहा था, कहाँ तक चल रहा था, पूर्व से दक्षिण तक मिलता है। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र में पहले
आर्यों ने यमुना, ऊपरी गंगा, सदा नीरा और मैदानों पर अधिकार कर लिया। देखिए, वेट, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के क्षेत्र में पहले आर्यों ने यमुना, ठीक है, क्योंकि हमने ऋग्वेद के अंदर यमुना का जिक्र आ रहा है, गंगा का जिक्र आ रहा है, और सदा नीरा, ठीक है, के मैदानों पर क्या अधिकार कर लिया था, ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में यमुना की चर्चा बार बार मिलती है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक, जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने वाला था, ओके, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में यमुना की चर्चा बार बार मिल रही है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक, उत्तर वैदिक काल का हो रही है बात, वैदिक काल की नहीं, उत्तर वैदिक काल की, ठीक है, जो वैदिक काल के बाद का टाइम है। तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक वरुणवती नदी के किनारे काशी राज्य स्थापित हो गया, और सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य स्थापित हो गया। सदानीरा नदी के किनारे विदेह राज्य की स्थापना हो गई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अब ये उत्तर वैदिक की बात करें, यानी लो युग की बात करें, और यहाँ से फिर ये स्थापित हो गए हैं लो युग में ही, यानी उत्तर वैदिक काल में ये स्थापित हो गए, तो यहाँ से लोहा मिलना चाहिए ना। तो इन स्थलों से हमें लोहे के उपकरण मिल रहे हैं, जिनकी समानता किससे हो रही है? कृष्ण अयस और श्याम अयस से हो रही है, ठीक है। याद रहेगा आपको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें हम मैप पर पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF फाइल के लिए आप जो टेलीग्राम लिंक दिया है मैंने पिन कमेंट में, आप उस पर क्लिक करके इसकी PDF फाइल ले सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, जय हिंद।